हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। एग्रीगेट टर्नओवर पूरी टोटल वैल्यू जिस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वो निकालने के लिए काम आएगी। तो एग्रीगेट वैल्यू इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने जो भी टैक्सेबल सप्लाई की उसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, जो जो उसने गुड सप्लाई किया है या सर्विस सप्लाई की है उनको ऐड करेंगे, जो भी टैक्सेबल है उसको ऐड करेंगे, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच इज टैक्स पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस। लेकिन उसको एक्सक्लूड कर देंगे जो कि उसने इनवर्ट की है, यानी कि ली है, किसी और से परचेज की है सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, जिस पर उसने खुद ने टैक्स दिया है, यानी कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स दिया है, लेकिन हम उसको ऐड नहीं करेंगे। वैसे भी वो तो इनवर्ट सप्लाई है, हम अभी आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो ओनली ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऐड करी हमने पहले। फिर दूसरी सप्लाई हम ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि जिस पर जीएसटी नहीं लग रहा, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उसको हम ऐड नहीं उसको ऐड करेंगे एग्रीगेट वैल्यू में। तीसरा आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सपोर्ट की है हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज, कुछ भी एक्सपोर्ट किया है, चाहे गुड्स एक्सपोर्ट किया है चाहे सर्विस एक्सपोर्ट की है, हमारे पास से वो आउटवर्ड हुई, उसको भी हम ऐड करेंगे। इंटरसेट सप्लाई हुई कोई भी पर्सन हैविंग द सेम पैन। मैं अगर कोई सप्लाई कर रही हूँ, मेरे मेरे पास मेरा एक ही पैन नंबर है, मैं प्रोपराइटर हूँ, मेरा कोई दूसरा भी बिजनेस है, मैं दूसरा भी काम कर रही हूँ, उसमें भी वो ही पैन नंबर मैंने यूज कर रखा है, तो मैं उसको भी ऐड करूंगी। अगर मैं 10 बिजनेस कर रही हूँ एक पैन कार्ड से, तो मैं वो 10 के 10 बिजनेस की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, एग्जेम्प्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू, इंटरस्टेट सप्लाई सब ऐड करूंगी। बस एक चीज ऐड नहीं करूंगी, वो क्या करूंगी, उस टोटल वैल्यू में से सीजीएसटी माइनस कर देंगे, एसजीएसटी माइनस कर देंगे, यूटीजीएसटी माइनस कर देंगे, आईजीएसटी माइनस कर देंगे और सेस माइनस कर देंगे अगर वो ऐड है तो। और अगर ऐड नहीं है तो उसको ऐड नहीं करना। ओके। अब हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है ऑडिट। ऑडिट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन और फर्निश बाय द पर्सन। यानी कि ऑडिट मीन्स क्या होता है, कोई भी जो भी हमने अकाउंट्स बनाए, कोई भी जीएसटी के बिल बनाए, उसको रिकॉर्ड को, रिटर्न्स को, डॉक्यूमेंट्स जो भी मेंटेन किए उनको सबको चेक करना, एग्जामिन करना, जो कि सारी चीजों में ऑडिट होता था पहले। जो ऑडिट होता था वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी ऑडिट का। बात आती है, अब हम थर्ड डेफिनेशंस करते हैं स्टार्ट। बोर्ड। बोर्ड बोर्ड क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। बोर्ड यानी कि बोर्ड मीनिंग्स, कौन सा बोर्ड यूज करेंगे हम इसमें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यहाँ पर काम लेंगे, जीएसटी में ये वाला बोर्ड ही काम आएगा, जो भी डायरेक्शन देगा वो यही बोर्ड देगा। अब आती है बिजनेस वर्टिकल्स। बिजनेस वर्टिकल क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18। बिजनेस वर्टिकल मीन्स ए डिस्टिंग्विशेबल component of an enterprises that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risk and returns that are different from those of the other business vertical। बिजनेस वर्टिकल क्या होता है कि मैं अभी कहीं पे काम कर रही हूँ, कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, और मैं दूसरी जगह, मेरी एक और यूनिट है लेकिन वहाँ वो दूसरा काम कर रहा है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरी जगह मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, तो वो डिस्टिंग्विश बिजनेस वर्टिकल हुए, वो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल हुए, तो इसको बोलते हैं बिजनेस वर्टिकल, यानी कि अलग अलग डिफरेंट काम, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइजेस दैट इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और ग्रुप ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। ये माना जाता है कि अलग अलग काम होता है, उसको बिजनेस वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 मीन्स ए पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक transaction involving supply of goods or services or both in the course of furtherance of business whether is principal agent or in any other capacity। मतलब कोई भी एक पर्सन है वो ओकेजनली ही कोई ट्रांजेक्शन करता है, उसका परमानेंट बिजनेस नहीं है कोई भी सप्लाई करने का या गुड्स का सप्लाई करने का, सर्विसेज सप्लाई करने का, सिर्फ वो ओकेजनली ही कोई
सप्लाई कर रहा है तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। इसको जो ऑर्डिनरी टैक्सेबल पर्सन होते हैं उससे अलग किया गया है। हम इसकी आगे जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इसको कई चीज़ों में अलग किया गया है, इसलिए इसकी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की अलग अलग डेफिनेशन होती है। Composite supply section 2 subsection 30 means a supply made by taxable person consisting of two or more taxable supply of goods or supply or both। ठीक है, हम ये दोनों डेफिनेशन एक साथ पढ़ेंगे, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, और मिक्स सप्लाई होती है 2 सबसेक्शन 74। कंपोजिट सप्लाई का मीन्स क्या होता है कि कोई भी आदमी टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन जो भी होता है, अगर वो कोई भी सप्लाई कर रहा है दो या ज्यादा की, दो गुड्स भी दो हो सकते हैं, सर्विसेज भी दो हो सकती है, एक गुड्स एक सर्विसेज भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन मोर देन 1 अगर वो नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि वो एक साथ ही बिकेगी, वो सिंगल बिक ही नहीं सकती, ऑर्डिनरी नेचुरली बंडल्ड है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स है वो बेचने का। वन ऑफ आउट ऑफ देम इज प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है और दूसरा उसके साथ जाएगी ही जाएगी। जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट विद इंश्योरेंस, हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स तो वो उसके साथ इंश्योरेंस होता ही होता है, ऐसा नहीं होता कि हम ट्रांसपोर्ट अलग भेजेंगे इंश्योरेंस अलग करवाएंगे। तो कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है, ये अलग से वो ये नहीं है कि वो कमाने के लिए कर रहा है। लैपटॉप आएगा, लैपटॉप हम खरीदने जाएंगे तो उसके साथ बैग तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हम खाली लैपटॉप लेके आ जाएंगे और बैग नहीं लेके आएंगे, नेचुरली है आएगा ही आएगा, हम लैपटॉप लेने जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है समझने के लिए। दूसरा आता है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है कि मीन्स दो और कोई भी दो और दो से ज्यादा कोई सप्लाई करता है, जैसे कंपोजिट सप्लाई में कर रहा है ऐसे ही मिक्स सप्लाई में करेगा, बट उसका वो नेचुरली बंडल नहीं है, मतलब कि वो कुछ भी चीज मिक्स करके बेच रहा है लेकिन वो नेचुरली बंडल नहीं है, वो अलग अलग उसको बेच सकता है, वो चला के उसको एक में बेच रहा है, वो जरूरी नहीं है कि एक ही साथ बेचे, वो अलग अलग भी बेच सकता है। मतलब कि जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है। मीन्स जैसे एग्जांपल लें, पैकेज ऑफ चॉकलेट्स विद केक लेने जाते हैं, अगर वो उसके साथ चॉकलेट्स दे रहा है तो वो मिक्स सप्लाई है, कोई जरूरी नहीं है हम चॉकलेट अलग भी ले सकते हैं, इसलिए इसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं। अब आता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 74, और इसका आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का सेक्शन 2 सबसेक्शन 33। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स देखेंगे कि मतलब कोई भी मीन्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हमने किसी भी चीज का, हम उसको मतलब कंटिन्यूस चल रहा है वो कोई भी काम, तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। एक बार में ना होकर वो धीरे 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 किसी पार्ट में जा रहा है तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे सर्विसेज से समझ में आएगा, जैसे मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूस और ऑन और रिक्रूट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। जैसे कि हमने एक एएमसी लेते हैं ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, यानी कि वो क्या हो गया कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, बिल्डिंग बनवाई, वो 3 महीने से ज्यादा अगर टाइम ले रहा है तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 43, क्रेडिट लेजर का है 2 सबसेक्शन 46। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, जब भी हम पोर्टल पे जाते हैं जीएसटी के पोर्टल पे तो वहाँ पे 2 तरह के लेजर मिलते हैं हमको, एक कैश लेजर मिलता है और एक क्रेडिट लेजर मिलता है। कैश लेजर का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज ए कैश लेजर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय ईच रजिस्टर्ड पर्सन। Such person can make deposit in the account through internet banking using credit card, debit card और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। यानी कि जैसे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैश लेजर बना के रखता है जो जीएसटी के पोर्टल पे होता है, वो चाहे नेट बैंकिंग से उसमें जमा कराए या क्रेडिट कार्ड से, आउटपुट टैक्स भरते टाइम वो अपने लिए काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब भी हम कोई परचेज करते हैं तो जो हमारे पास जीएसटी इनपुट का आता है तो वो क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाता है, और फिर जब हम आउटपुट करते हैं, सेल करते हैं, तो हम उस पर आउटपुट जीएसटी देते हैं, तो हम उस क्रेडिट लेजर से उसका इनपुट ले सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं।
फिर आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। क्या होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई? मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स। मतलब कि चाहे सप्लाई की हो गुड्स की या सप्लाई की हो सर्विसेज की या दोनों की, जिसमें टैक्स रेट बिल्कुल निल है, कोई टैक्स रेट नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। which may be wholly exempt from tax under section 11 of this act, CGST Act, और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस एक्ट। यानी कि CGST या IGST दोनों में सेम डेफिनेशन है, जिसमें निल रेट लिखी हुई है, कोई भी सर्विस है या गुड्स है उसके आगे अगर निल रेट लिखी हुई है तो यानी कि वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आती है गुड्स। क्या होता है गुड्स की डेफिनेशन? क्या होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। कोई भी चीज जो मूवेबल होती है, जिसको हम हिला सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, बट वो मनी नहीं होनी चाहिए, वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 मींस एनी पर्सन हु हैज बीन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 48 टू एक्ट एज प्रैक्टिशनर। मतलब कि जो अप्रूव्ड हुआ है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए एज ए प्रैक्टिशनर काम करने के लिए। ये क्या होता है कि जो हमारे जीएसटी के रिटर्न भरते हैं हम, उसमें ये हमारा किसी और की और कोई ऑथराइज कर देता है प्रैक्टिशनर, क्योंकि हमारी तरफ से तुम हमारी जीएसटी रिटर्न भर दो, इसके लिए इसको चार्ज मिलता है। ये प्रैक्टिशनर होता है, ये ऑथराइज होना चाहिए। नेक्स्ट आती है इनपुट। इनपुट क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used by supplier in the course or furtherance of business। यानी कि सेक्शन 2 इसमें बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 में क्या वो लिखा हुआ है कि इनपुट मीन्स क्या होता है कि जो कि हमारे गुड्स को आगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम में आए। मतलब हम कुछ भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें वो चीज मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगी, इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ना कि कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ओके इनपुट सर्विस क्या होती है? इनपुट ओनली इनपुट आएगा तो उसका मतलब है इनपुट गुड्स है, और इनपुट सर्विस है तो वो सर्विस का आगे बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सर्विस आगे उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए वो इनपुट सर्विस ले रहा है। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आती है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यानी कि ये सेक्शन है 2 सबसेक्शन 62। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज और एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मेड टू हिम। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, चाहे वो गुड्स परचेज की हो चाहे सर्विसेज परचेज की हो, उस टाइम जब हम कोई भी टैक्स पे करके आते हैं सेलर को, तो वो इनपुट टैक्स कहलाता है। वो हम आउटपुट टैक्स पे करते हैं तब हमारे काम आता है एडजस्ट करने के। आउटपुट टैक्स की हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है इनपुट टैक्स एडजस्ट करने पे। फिर आता है इंट्रा स्टेट। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोनों बहुत सेम है कंसेप्ट, बस गुड्स की जगह सर्विसेज आ जाती है। इसमें द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और रिसिपेंट आर इन द सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है कि जो सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, दोनों सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं सेम स्टेट में तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं सेम स्टेट में तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर इसके बाद आता है इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 इन रिलेशन टू ए पर्सन हु रिसीव द सर्विसेज और गुड्स और बोथ। इनवर्ट सप्लाई जो पर्सन रिसीव कर रहा है कोई भी सर्विस या गुड्स या दोनों। लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में बोला गया है, जहां पर सप्लाई रिसीव हो रही है। अगर राजस्थान में कोई सप्लाई रिसीव कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बोलेंगे। जो रिसीव कर रहा है उसकी जगह को लोकेशन ऑफ रिसिप्ट बोलेंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज वेदर सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ बिजनेस। जहां से सप्लाई की जा रही है वो सप्लायर, जहां से सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसको लोकेशन ऑफ सप्लाई बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।